सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की साइकोलॉजी की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि रोजाना आपको मॉर्निंग में 6:05 पर ये क्लास है वो अवेलेबल हो जाती है, एक रिकॉर्डेड क्लास। तो रीट मेंस एग्जाम की तैयारी आप हमारे साथ करते रहिए, जुड़े रहिए और साइकोलॉजी की डेली वो तैयारी आप करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब व किसने स्थापित की थी। मतलब है मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो कब और किसने स्थापित की थी। ऑप्शन ए है 1891 विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है 1879 विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है 1879 विलियम वुंट और ऑप्शन डी में है 1891 विलियम वुंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा। 1879 में विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी लिपजिंग शहर में। कौन से शहर में? लिपजिंग शहर में स्थापित की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, अधिगम के संज्ञानात्मक पक्ष से कौन सा संबंधित है। मतलब यहाँ पर 4 तथ्य दे रखे, इनमें से कौन सा अधिगम के संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, पहला दे रखा अपने विभेद अधिगम, दूसरा संप्रत्य अधिगम, तीसरा सिद्धांत अधिगम और चौथा उद्दीपन अधिगम। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी में 1, 2, 3 एवं 4 सभी, और ऑप्शन डी में केवल 1, 2 एवं 3। तो देखो, संज्ञानात्मक पक्ष की बात हो रही है और यहाँ पे अधिगम के कुछ प्रकार दे रखे हैं, जैसे विभेद अधिगम है, संप्रत्य अधिगम है, सिद्धांत अधिगम है और उद्दीपन अधिगम है। अगर अपन बात करें तो आपको याद होगा कि रॉबर्ट गेने ने एक अधिगम सोपानिकी दी थी और रॉबर्ट गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। पहला बताया था संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शब्द साचर्य अधिगम, पांचवां विभेद अधिगम, छठा है संप्रत्य अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। सबसे बाद में जो विकसित होने वाला है, जो सर्वोच्च अधिगम है, वो है समस्या समाधान अधिगम। आगे बात समझ में। इनमें से जो शुरुआत के जो 4 अधिगम है ना, वो है अपने अधिगम के व्यवहारवादी पक्ष से संबंधित है, ठीक है। और अंतिम के जो 4 है जो दे रखा है, जिनमें अगर अपन बात करें तो विभेद अधिगम है, संप्रत्य अधिगम है, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम, ये अधिगम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष का ही पूछ रहा है, तो देखो विभेद अधिगम, संप्रत्य अधिगम और सिद्धांत अधिगम, ये जो है अपने संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। मतलब 1, 2 और 3 है वो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है और चौथा जो है वो अपने व्यवहारवादी पक्ष से जुड़ा हुआ। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1, 2 एवं 3। ये ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है। मतलब किसी भी व्यक्ति में अभिवृत्ति के निर्माण की प्रक्रिया को कौन सा कारक है वो प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है परिवार एवं विद्यालय का परिवेश, ऑप्शन बी है संचार माध्यम संबद्ध स्रोत, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत अनुभव एवं समूह संदर्भ समूह है और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो अगर अपन बात करें तो अब व्यक्ति में अभिवृत्ति निर्माण को विद्यालय का और परिवार का दोनों का ही महत्व होता है। विद्यालय का परिवेश और परिवार का परिवेश है वो अभिवृत्ति निर्माण में भाग लेता है ना। यदि विद्यालय का या परिवार का विशेष तौर से बात करें तो परिवार का जो वातावरण है वो अच्छा रहेगा तो बालक की जो अभिवृत्ति है वो भी अच्छी प्रकार की अभिवृत्तियां विकसित होगी उसमें, ठीक है। गंदी प्रकार की अभिवृत्तियां विकसित नहीं होगी, ठीक है। साथ ही साथ संचार के माध्यम, अब जैसे बात करें मोबाइल, तो एक छोटा बच्चा है और आप उसको मोबाइल दे देते हो, अब वो मोबाइल में किस प्रकार की चीजें देखता है। जैसे मान लिया कि वो धार्मिक चीजें देखता है, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो उसकी अभिवृत्ति भी उसी प्रकार की होगी। आगे बात समझ में। और यदि वो कुछ अन्य प्रकार की चीजें देखता है जिनको जिस अवस्था में नहीं देखना चाहिए, तो उसकी अभिवृत्ति है वो बदल जाएगी। तो परिवार और विद्यालय का वातावरण है, संचार माध्यम के जो स्रोत है ना, टेलीविजन है, रेडियो है वगैरह है, जो भी मोबाइल है, ये भी अभिवृत्ति निर्माण में सहायक होता है। और व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्ति के खुद के अनुभव, व्यक्ति के जो स्वयं के जो अनुभव होता है घटनाओं के आधार पर, अपने जीवन के आधार पर, और संदर्भ समूह, ये भी व्यक्ति की अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अपना,
संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक परिवर्तन जो किसी जीव के उत्तरजीविता मूल्य में वृद्धि करता है कहलाता है। मतलब है इस प्रकार के परिवर्तन जो संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक होता है और जो किसी जीव की उत्तरजीविता है ना, सर्वाइवल के मूल्य में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, मतलब जीवित रहने के लिए जो जरूरी होते हैं। इसको आप सीधे सरल लैंग्वेज में पढ़ो कि किसी भी सजीव में इस प्रकार के होने वाले परिवर्तन जो उसके उत्तरजीवित का मतलब जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के मूल्य में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी साहचर्य, ऑप्शन सी अनुबंधन और ऑप्शन डी में समस्थापन। तो इनको अपन बोलते हैं अनुकूलन। क्या बोलते हैं, अनुकूलन। अरे अनुकूलन किसी भी जीव को उत्तरजीविता के लिए क्या होता है, सहायक होता है ना। जो जीव जिस वातावरण में ज्यादा अनुकूलित होगा तो वो वहां पे उतना ही आसानी से जीवित रह पाएगा, या उसकी उतनी अधिक वंशवृद्धि होगी, या वो प्रजाति वो विलुप्त होने से बच जाती है। आगे बात समझ। तो इसी प्रकार मनुष्य के ऊपर भी ये चीजें लागू होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है अपना, सिगमंड फ्राइड द्वारा वर्णित मनोलैंगिक अवस्थाओं में दूसरी अवस्था जो शिशु के दूसरे वर्ष में घटित होती है। तो देखो, जो फ्राइड की अगर अपन बात करें, फ्राइड ने अपने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। वो है अपने 5। कितनी अवस्थाएं बताई थी, 5 अवस्थाएं सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोलैंगिक विकास में बताई थी। ठीक है, वो कौन कौन सी है, वो है अपने, एक है पहली है मुख्य अवस्था, दूसरी गुद्दीय अवस्था, तीसरी लैंगिक अवस्था, चौथी सुप्तावस्था और 5वीं है प्रजननात्मक अवस्था। कौन सी है, प्रजननात्मक अवस्था होती है। तो इनमें से अपने को उस अवस्था का नाम बताना है जो दूसरे वर्ष में घटित होती है। मतलब जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का हो जाता है, तब वो घटित होती है। तो ऑप्शन ए गुद्दीय अवस्था, ऑप्शन बी मुख्य अवस्था, ऑप्शन सी लैंगिक अवस्था और ऑप्शन डी में सुप्तावस्था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए गुद्दीय अवस्था। देखो, 1 नंबर पे मुख्य अवस्था आएगी, 2 नंबर पे गुद्दीय अवस्था आएगी, ठीक है, और 3 नंबर पर बात करें तो लैंगिक अवस्था आएगी, और 4 नंबर पे आएगी सुप्तावस्था, और 5 नंबर पे कौन सी अवस्था आएगी, वो आएगी अपने प्रजननात्मक अवस्था। कौन सी, प्रजननात्मक लिख दो या प्रजननात्मक अवस्था लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6ठा प्रश्न है अपना, नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है। मतलब मनोविज्ञान के बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, जैसे उपचारात्मक मनोविज्ञान है, परा मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है, ठीक है, इसी प्रकार नैदानिक मनोविज्ञान है। तो नैदानिक मनोविज्ञान की अगर अपन बात करें तो इसमें विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, ठीक है, मतलब बच्चों में जो समस्या के कारणों का पता लगाना है वो क्या कहलाएगा, निदान कहलाएगा। तो नैदानिक मनोविज्ञान में किसका प्रयोग करता है, ऑप्शन ए गाथा वर्णन विधि, ऑप्शन बी बहि दर्शन विधि, ऑप्शन सी जीवन इतिहास विधि और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जीवन इतिहास विधि, है ना, जिसको बोलते हैं अपन व्यक्ति इतिहास विधि। क्या बोलते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि भी बोलते हैं। और इस विधि के जनक कौन थे, टाइडमैन। कौन थे, टाइडमैन ने यह विधि दी थी। आगे बात समझ में। तो ये नैदानात्मक मनोविज्ञान में ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि इस विधि में क्या करते हैं, बच्चे के जन्म से लेकर वर्तमान स्थिति तक जो भी उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई है उन सब का विश्लेषण किया जाता है और फिर उसकी समस्या का समाधान है वो किया जाता है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना, और वो ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के एक निश्चित टाइम टेबल बना हुआ है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम टेबल बना हुआ है। उसके तहत आपको क्विज मिलता है, तो क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम संबंधी जो अपडेट है, जो भी कोई एग्जाम संबंधी आरपीएससी है ना, या अधीनस्थ बोर्ड है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उससे जो भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसको हाथों हाथ आपके पास में सेंड कर दिया जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बात करें 7वें प्रश्न की, तो अपना 7वां प्रश्न है, कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि को कहा जाता है। मतलब उस विधि का नाम बताना जिसको कागज पेंसिल परीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी प्रश्नावली विधि, ऑप्शन सी जीवन इतिहास विधि, ऑप्शन डी में निरीक्षण विधि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि है उसको कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि के नाम से जानते हैं, कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है अपना,
इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने का कारण को निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से जानोगे? मतलब इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो इसके कारण को अपन कौन से सिद्धांत से जानेंगे? ऑप्शन ए समग्राकृति, ऑप्शन बी उद्दीपक प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन और ऑप्शन डी में सक्रिय अनुबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके उद्दीपक प्रतिक्रिया। देखो आप सोच रहे होंगे इसके अंदर की भी शास्त्रीय अनुबंधन होगा। शास्त्रीय अनुबंधन कैसे होगा? उसमें तो वो जो जैसा पावलोव ने किया था कि कुत्ते को पहली रोटी दिखाता है तो उसके मुंह में लार आ जाती है, तो ये तो रोटी क्या होगी? रोटी होगी उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपक हो गया। और लार आना क्या हो गया? लार आना क्या हो गया? प्रतिक्रिया होगी। तो उद्दीपन प्रतिक्रिया तो हुई, वो तो बाद में घंटी के साथ उसका अनुबंधन करता है, इसलिए उसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। वो तो घंटी का और उद्दीपक का, रोटी का साथ में देना और फिर लार आना बिना रोटी दिए घंटी के साथ में, तो वो तो उद्दीपन अनुक्रिया नहीं हो सकता, वो तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाएगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया होगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें अपन क्या करते हैं, सीधा रोटी दिखाएंगे तो लार आएगी। या मान लिया कि इमली का नाम लेते मुंह में पानी आ जाता है, तो उद्दीपक क्या है? इमली, और मुंह में लार आना क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गई। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेत करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? मतलब किसी भी बच्चे में अधिगम को प्रेरित करने के लिए, ताकि बच्चा सीख सके, अधिगम कर सके, तो इसके लिए कौन सा तरीका वो कम से कम काम में लेना चाहिए? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है प्रवृत्ति को रोचक बनाना, ऑप्शन डी है बच्चों को अनुभवों से जोड़ना। तो देखो ये तीन तो ठीक है ना, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए, है ना। जैसे मान लिया कि कमजोर बच्चा, तो जो क्लास में जो थोड़ा सा होशियार बच्चा होता है तो उसको अपन कह सकते हैं खाली टाइम में कि भी आप उसकी हेल्प कर दो, ठीक है। इसके अलावा प्रवृत्ति को रोचक बनाना, प्रवृत्ति का मतलब जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उसको क्या बनाना? रोचक बनाना। तो रोचकता आएगी तो बच्चा वो उसको समझने में रुचि लेगा। और अनुभवों से जोड़ना, मतलब निजी अनुभव है बच्चे के या जो पूर्व अनुभव है उससे चीजों को जोड़कर पढ़ाना चाहिए, तो वो उसके सीखने में आसानी होगी। लेकिन बार बार पुरस्कार देना ये ठीक नहीं रहता है ना। इसको पुरस्कार देने को कम से कम काम में लेना चाहिए अभिप्रेत करने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चा वो पुरस्कार का आदी हो जाएगा। जब आप पुरस्कार दोगे तो ही वो पढ़ेगा। जैसे मान लिया कि किसी बच्चे को अपन टॉफी का लालच दे देते हैं कि भाई टॉफी देंगे तेरे को, ये के गेड़े सीख लेगा तो, या कुछ और चीजें, तो वो उसकी आदत पड़ जाएगी टॉफी लेने की, फिर वो टॉफी प्राप्त करने के लिए ही पढ़ाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसलिए पुरस्कार का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है अपना, चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम और ऑप्शन डी में है आत्मा। तो देखो चोरी करना पाप है, अनैतिक है, मतलब आदर्शवादिता का सिद्धांत किसको कहते हैं, है ना। आदर्शता का सिद्धांत किसको कहते हैं? वो अपन कहते हैं परम अहम को। किसको बोलते हैं? परम अहम, है ना। एक तो होता है अपने आपको पता है फ्राइड ये किसका सिद्धांत है? किसके सिद्धांत के अनुसार प्रश्न है? फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसके आधार पर यह प्रश्न दिया गया है। और उसमें सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 अंग बताए थे। एक तो बताया था अपने इड बताया था, क्या बताया था? एक तो बताया था इड बताया था, एक बताया था ईगो बताया था, और एक बताया था सुपर ईगो बताया था। क्या बताया था? सुपर ईगो बताया था, है ना, जिनको अपन क्रम से इदम, अहम और परम अहम भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो जो लास्ट वाला जो होता है वो व्यक्तित्व का उच्च स्तर होता है, परम अहम होता है जो व्यक्ति को अनैतिक बातों से दूर ले जाता है ना, आदर्शवादिता की ओर धकेलता है ना। जैसे कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है। आगे बात समझ में। तो ये क्या कहलाएगा? ये परम अहम कहलाएगा। आज की क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।